बहुत अहम जो सिलसिला है वो मुसलसल रिपोर्ट होते हुए वो केसेस हैं जहाँ पर कि हमें रेप के, ज़्यादती के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो लर्ज़ाखेज़ वाक़यात के रोज़ाना पता चल रहा होता है, भले वो कराची में हो रहे हों या गुजरपुरा मोटरवे ज़्यादती केस है जिसका मरकज़ी मुल्ज़िम अब तो दिन भी गिनना बंद हो गए हैं कि कितने दिन गुजर चुके हैं, कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। और 4-5 मरतबा पुलिस से 10 फुट की दूरी तक भी पुलिस उसके पहुंच गई और वो फरार होने में कामयाब हो गया। जा रहा है कि वो जो मास्क है ना, वो मास्क गिरफ्तारी में बहुत बड़ी हर्डल बन चुका है कि वो मास्क लगा लेता है इसलिए नहीं पकड़ा जाता, उसकी शनाख्त नहीं हो सकती। अब जो भी कह लिया जाए, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमें बताया गया कि 8 टीमें हैं, मुसलसल छापे मारी है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। साथ ही एक अहम बिल है जिस पर आज हमने बात करनी है, ये एंटी रेप एक्ट 2020 जो कि पेश किया गया है, और ये पेश किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। ये इसमें फांसी का जो सरेआम फांसी है उसका कोई शामिल नहीं है, बल्कि जो बात की जा रही थी कि उन्हें केमिकल के ज़रिए से सज़ा दी जाए और उनको नामर्द किया जाए, इस तरह का एक मुसवदे में जो है वो तजवीज़ की गई है। उसके साथ 7 से 14 साल कैद की तजवीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो मैं करना चाहूँगी बैरिस्टर अम्बरीन से। बैरिस्टर अम्बरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात करेंगे कि हर दफ़ा जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो नए सिरे से कानून ड्राफ्ट किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि एक बहस शुरू हो जाती है। आपको तो यकीनन इल्म होगा कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016 जो है, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड 186 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, फिर उसके साथ साथ कानून शहादत जो 1984 का है, उसमें कानूनी तरमीम की गई थी। और उन तरमीम के ज़रिए ये एक्ट जो रेप के मुजरिमान के बारे में है, फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016, इसमें मुजरिम की सज़ाए मौत मुकर्रर है। यानी उसके बारे में फ़र्दर किसी बिल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई है। फिर उसमें ये भी है, सारी तफ्तीश के मराहिल भी हैं कि खातून जो है उसकी पुलिस अफसर साथ जाएगी, उसके साथ बयान के वक्त कोई करीबी अजीज़ा मौजूद होगी, शनाख्त ज़ाहिर ना करने पे पाबंदी होगी। अगर शनाख्त की ज़ाहिर की गई तो 3 साल की कैद दी जा सकती है उस अहलकार को या किसी भी शख्स को। फिर 3 माह में निपटाना जो है इसको ज़रूरी होगा। फिर ये कि वीडियो लिंक पर भी बयानात लिए जा सकते हैं। कम से कम सज़ा 10 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमें ये फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016 दे रहा है, तो इसको हम इम्पोज करने के बजाय क्यों ज़रूरी समझ रहे हैं कि हम एक नया एक्ट लेकर आएँ और 2020 का ये बिल जो है ये पास करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी इसके। कानून तो ऑलरेडी है और कानून हमेशा से यही कह रहा है कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या डेथ पेनल्टी होगी। सो इसके ऊपर एक नया बिल लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें सिंपल आप पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और 376 जो रेप से डील करता है, जिसमें ऑलरेडी डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको अमेंड करके आपने केमिकल कैस्टरेशन जो इस्तेमाल करनी है वो उस पर ऐड करनी थी। सो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम्स कानून बनाने से सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम उसको इम्प्लीमेंट करने से सॉल्व हो गए। डेथ पेनल्टी ऑलरेडी थी, पब्लिक हैंगिंग्स तो वैसे ही आपकी ब्रीच है आर्टिकल 14 की, जो और इनकी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ऑफ मुस्लिम्स की जो इन्होंने 1980 या 1990 में डिक्लेयर की थी कि पब्लिक हैंगिंग्स नहीं होंगे। सारे मुसलमान ममालिक ने ये चीज़ आपस में इसको ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। सो इसके ऊपर इस तरीके से बात करना और उसके बाद फाइनली फिर एक ये बिल पास करना, मुझे एज अ लॉयर और एज अ कॉमन मैन नहीं समझ आई, बिकॉज कानून ऑलरेडी मौजूद है। आपने अगर केमिकल कैस्टरेशन ऐड करनी थी तो आप सेक्शन 379 और 376 जो रेप के है पाकिस्तान पीनल कोड में, आप उसको अमेंड कर देते। जितनी भी ये जो नए एंटी रेप लॉ में जो बात आई है वो ऑलरेडी मौजूद हैं डिफरेंट कानून में। इन लोगों ने अभी मैंने जो मुझे पता है स्पेशल कोर्ट्स का कहा है। स्पेशल कोर्ट्स पाकिस्तान में हैं। लाहौर में जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑलरेडी कोर्ट चल रही है, जहाँ जो सेशन कोर्ट्स में है, जहाँ पे रेप केसेस आ रहे हैं, उसी को आपने इम्प्लीमेंट करना था। बाकी सिटीज़, बाकी प्रोविंसेस में वहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अभी हो रही हैं। हर चीज़ जो ये बताइएगा बैरिस्टर अमरीन के ये कानून जिसके आप बात करें, मुख्तलिफ कवानीन, जिसमें बार बार जो मैं रेफ़र कर रही हूँ फौजदारी तरमीमी एक्ट 2016 जो एक बड़ा जामे, जिसमें सिर्फ जो भी आप कह रही हैं कि तरमीम करनी थी तो वहाँ पे फांसी की सज़ा की जगह अगर आप कैस्ट्रेशन लाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तरमीम कर देते। बाकी तो सारा मुसवदा जो है ये ऑलरेडी लागू था। इस कानून के तहत सज़ाएँ दी जा रही थी, मुजरिमों का ट्रायल हो रहा था, या ये कानून जो है ये भी सिर्फ कानून की किताबों में बन के एक्ट मौजूद था लेकिन ना वकला को पता था, ना साइलिन को पता था, ना जजेस को पता था।
लेकिन इसमें एक साथ चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि 45 रोज़ में ट्रायल मुकम्मल करना होगा, ये चीज़ भी ऐड की गई है। पहले क्या कानून था? 3 माह में निपटाना था, पहले भी 3 महीने में था। अब देखिए, आपने देखना कि किस तरीके से ये होगा। पुलिस के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर कि 45 डेज में ये करने से पहले आप पहले उनको सैनिटाइज तो करें। पहले आपके पास फोरेंसिक लैब्स हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी, इनको चाहिए था कि ये फोरेंसिक लैब्स जो आपका डीएनए है वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस बनती है इस वक्त कानून के तहत। मैंने अभी तक नहीं देखा कि डीएनए को अब इन्होंने प्राइमरी एविडेंस क्यों नहीं किया। उसके लिए आपकी जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनको आपने उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं और वहाँ पे आपने उन लोगों को ट्रेन करना है ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्ट्रांग हो। सो ये जो स्टेप्स हैं बड़े ज़रूरी थे। जो लूप होल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उसको मुझे लगता है एड्रेस नहीं किया गया। 45 डेज में आप किस तरीके से करेंगे, जितनी देर तक आप ये जो उनका प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। ये लैकिंग है क्या पिछले कवानीन में कि डीएनए टेस्ट जो है उसको आप समझें? मैंने तो जो पढ़ा है उसके मुताबिक तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर नहीं भी कराना चाहेगा कोई तो ये इंश्योर किया जाएगा कि डीएनए टेस्ट ज़रूर किया जाए ताकि वो सबूत मौजूद रहे और ज़ाया ना हो जाए। नहीं, वो ऐसे प्रैक्टिकली नहीं होता। और दूसरी बात ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है। मैं कह रही हूँ इसको प्राइमरी एविडेंस बनाया जाए, क्योंकि एक सेकेंडरी एक्सपर्ट जैसे कि मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस या व्यू होता है, ये उस तरीके से इसको लिया जाता है। क्योंकि हमारा लॉ ओवर द फ्यू ईयर्स डेवलप हुआ है। पहले हमें 4 विटनेसेस की ज़रूरत होती थी टू प्रूव कि जी रेप हुआ है, उसको हमने हटा दिया था 2006 में और उसके बाद फिर ये चेंजेस आए थे। और इसमें अब डीएनए की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है कि आप डीएनए को जो फोरेंसिक लैब्स हैं उनको एम्पावर करें और उनके ऊपर आप काम करें। इस तरीके से आप 45 डेज में डिसीजन ले सकते हैं। जब आप अमल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैरिस्टर साहिबा, फरा इसमें ना एक बहुत अहम मामला है जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो जिनसी जराइम हैं इनको नाकाबिले ज़मानत होना चाहिए। जो जिनसी जराइम है इनको नाकाबिले मसालेहत होना चाहिए। मसालेहत नहीं हो जानी चाहिए कि पहले केस करवाया उसके बाद माफ़ कर दिया। ये तजवीज़ जो है ये बड़ी अहम थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि जब हम मसालेहत नहीं कर सकते। हम बार बार मैं इसको रेफर करती हूँ और मैं 1000 दफ़ा और भी करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये डिसीजन, जहाँ पे एक रेप जो किया बाप ने अपनी सगी 2 बेटियों का और वो अदालत में साबित भी हो गया तो माँ ने माफ़ कर दिया, लेकिन कोर्ट ने टेकअप किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये स्टेट जो है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इस पे जमानत नहीं जा सकती, माफ नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में भी ये बहुत अहम चीज़ है हमारे साथ। तो हमारे इसी तरह की चीज़ों पे अमल दरामद ज़रूरी है। इश्यूज ऐसे हैं कि जो ख़त्म नहीं होते और ख़ासतौर पर रोशनियों के शहर की बात की जाए कराची तो वो तो मसाइल का गढ़ बन गया है। कल चीफ जस्टिस ने भी इस बारे में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद भी शहरी कायद की हायत पर उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और ये वही रिमार्क्स है जो हर शहरी के रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमात पे समाअत के दौरान ये बातें उन्होंने कही कि मेयर कराची ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अभी बारिशें हुई, KMC हमें कहीं नजर नहीं आया, अरबों रुपए की तनख्वाहें जो है वो दी जाती हैं, तो इसका मतलब है कि मुलाजमीन कहाँ थे, घोस्ट मुलाजमीन हैं क्या उनका क्या किरदार है। बिल्कुल, बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात थे उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि सूबाई या वफाकी हुकूमत को ये इख्तियारात देना आइन के आर्टिकल 140 के खिलाफ है। और फरा हमने भी यही देखा, जो चीफ जस्टिस ने बात की कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं ना, आपको बल्दियाती इदारे मजबूत बनाने का जोश चढ़ता है, आप बात करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। और बहुत अहम इशू हमजा ये भी है और कराची वाले तो बखूबी वाकिफ हैं कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब की हुई है और गैस की फराहमी पे वफाक और सिंध के दरमियान ब्लेम गेम शुरू हुई भी है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब जो है उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि SSGC को नई लाइनें बिछाने के लिए ज़मीन नहीं दी गई, इसलिए सिंध हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। ये ब्लेम गेम चलेगी, आवाम के मसाइल हल होंगे, जानेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं। आदिल शेख साहब, फरमाइएगा, सिंध हुकूमत के ऊपर अभी इल्ज़ाम दिया जा रहा है, जैसे वफाकी वज़ीर तवानाई ने ट्वीट की है, लेकिन आपका भी मैंडेट है, वफाक की जिम्मेदारी है कि गैस जो है वो फराहम की जाए। इससे पहले मतलब इस मामले पे तो जो मुकामी लोग हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी सरापा एहतजाज नज़र आते हैं, आप खुद भी, तो इन मसाइल का कोई हल होगा या ये जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाली जाएगी? देखिए, जब फैक्ट्स बताए जाते हैं आपको, लोगों को, आवाम को, मीडिया को, तो उसको कहा जाता है कि देखिए जी ये तो जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये ब्लेम गेम कर रहे हैं। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं ना जी, फैक्ट्स बताने तो ज़रूरी होते हैं। फैक्ट्स क्या है कि बाज़ाब्ता बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर की एक लाइन डलनी है जिसमें राइट ऑफ वे
वो सिंध गवर्नमेंट ने दिलाना है। जहाँ से लाइन गुजरनी है वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने एक्वायर करके गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को देनी है, एसएसजीसी को, और इसकी पेमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करती है, एसएसजीसी करती है। लेकिन लाजिम बात है कि उसका एक सिस्टम होता है कि उसका अवार्ड किया जाता है, एसी डीसी तमाम लोग उसका अपना रोल प्ले करते हैं। वो जब नहीं दी जा रही तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? उसकी ख्वाहिश ये है कि ना गैस मिले, ना बिजली मिले, ना काम हो, इमरान खान नाकाम हो, गवर्नमेंट नाकाम हो, फेडरल गवर्नमेंट नाकाम हो। तो फैक्ट तो बताने होते हैं ना। जब एक इल्जामात लग रहे थे कि जी हमने ये कर दिया, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, सिंध का हिस्सा खा गए, सिंध के तबाह करे छड़े हो, हे करे छड़े हो, जब ये होता है तो फिर जवाब ना दे तो फिर कहते हैं कि जी आपने तो कर लिया। ये कहिएगा, रियलिटी बताएं। जी ठीक, पीपल्स पार्टी तो ये चाहती होगी जो आप कह रहे हैं, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान भी यही चाहती है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची, जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर, उन्होंने तो हुलिया बिगाड़ दिया है शहर का, और वो आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आपका इल्हाक है उनके साथ, आप उनकी एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, तो फिर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान भी यही चाहती है? क्योंकि जो कराची का मसला है वो पार्टीबाजी से अलग होके ही हल हो सकता है, कराची वाले होके बात की जाएगी। जी मैं बताना चाहता हूँ, इस वक्त देखिए, इस वक्त कराची का मैंडेट हमारे पास है, हम आपके सामने कराची के नुमाइंदे बैठे हैं। बिल्कुल। और हकीकत ही अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने, एमक्यूएम ने लंदन दिए उस वक्त, तो अल्ताफ साहब, एमक्यूएम ने अगर डिलीवर किया हुआ होता तो हम ना आते। तो बात यह है कि कराची और पूरे सिंध का जो हुलिया बिगाड़ा है उसके अंदर एमक्यूएम कराची का हुलिया बिगाड़ने में शामिल है। इनके मेयर साहब ने कुछ नहीं किया, इनके मेयर साहब ने सिर्फ बातें की, इनके मेयर साहब ने सिर्फ आगे लगा के रखा सबको, ये हो गया वो हो गया, आखिर में टिस्वे बहाए, ये ले लो, कागज ले लो, लेटर लिख दिए। लेकिन इतना बुरा हाल भी नहीं था। मैं पूछा, हजारों के स्टाफ मौजूद है, कहाँ था वो? लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, फेडरल गवर्नमेंट में हमारी बहुत अच्छी इत्तेहादी है, हम उनको उस इत्तेहाद की कदर करते हुए उनका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ हम मुखालफीन हैं, हम पॉलिटिकल दो अलग पार्टीज हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़े हैं, जो अगले इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। तो हमारा कोई उनसे कोई नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी पार्टीज होती है, हमारा तो अख्तर मेंगल साहब भी हैं, भुट्टी साहब भी वोट देते हैं हमें, तो पीएमएलक्यू भी वोट दे देती है, लेकिन पार्टियां सबकी अपनी अपनी है। एक इत्तेहादी की हैसियत में उनको हमें साथ लेकर चलना होता है कोalition गवर्नमेंट्स के अंदर। और लेकिन हम ग्राउंड के ऊपर हम लोग अलग हैं, हमारा नजरिया अलग, उनका नजरिया अलग, हमारी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग। सबके सामने स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की जो कि उन्होंने एमक्यूएम के बारे में मुख्तलिफ अखबार में दी हुई हैं, वो किसी को भी नहीं भूली है, आप बजा फरमा रहे हैं। मुझे बताइएगा सर कि ये भी तो कहा जाता है ना कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 261 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बड़ा पैकेज 1100 अरब रुपए का अनाउंस किया, लेकिन ये नजर नहीं आते कागजों में होते हैं कि ये कहाँ गए ये पैसे। वो 261 अरब रुपए सिंध कह रहा है हमें तो मिला कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, वो भी कह के चले गए, कह ऐलान कर जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। अगर मिलता है तो फिर मसाइल हल क्यों नहीं होते? आपने तो 162 को 261 कर दिया, अल्फाज का हेर फेर कर दिया, आपने नंबर्स का हेर फेर। 162 जी वो मिल गए, आदिल शेख साहब 162 मिल गए। अब सुन तो लीजिए, मेरा जवाब तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इशू ये है कि 162 जिस अंदाज से पूरे नहीं लग सके, देखिए बहुत सारे हुए, निश्चय रोड बना, फ्लाईओवर्स बने, ग्रीन लाइन पूरी, ये सारे बहुत सारे पैसे लगे, लेकिन उसके बाद यहाँ सिंध गवर्नमेंट का जो रेड फीता था वो आड़े आ गया, जिसको ओवरकम करने के लिए ये पीसीआईसी बनी। और इसके अंदर भी ना पहले 162 अरब सिंध गवर्नमेंट को दिए जाने थे, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारा कुछ था। और ना ये पैसे ना सिंध गवर्नमेंट ने हमें देने हैं, ना हमने सिंध गवर्नमेंट को देने हैं। हमारे अपने जैसे K4 हमने बनाना है शहर तक, नाले सारे फेडरल गवर्नमेंट ने साफ करने हैं, KCR का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट KCR पे काम करेगी। तो बात ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू जो होता है, हमें पैसे नहीं मिले, बाल नहीं मिले, पैसे नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई पैसे इनको नहीं देने, इनको तो नजर उसी में थी, पैसे कब मिलेंगे? ये प्रोजेक्ट्स बनने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हिस्से के बनाने हैं, 62% प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, 38% प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने हैं। PCIC बनी गई जिसमें इदारों के लोग, कैंटोनमेंट बोर्ड, DHA, 5 कोर, तमाम लोग भी वहां मौजूद हैं, DMA, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, CM साहब हेड कर रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, अब देखिएगा सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ पैसे दे दी जाए तो फिर पैसों के साथ वो ये शर होता है तो पिछले 6,000 वर्किंग रिलेशनशिप बहाल करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। अभी SSGC की नई लाइन बिछाने का जो मामला अभी है कि जिसकी वजह से पूरा कराची इस वक्त अजाब का शिकार है, उसके लिए कोई कोशिश की गई, मुज़ाकरात किए गए, बातचीत की गई, एक
टेबल पे बैठे, उन्हें कहा कि दें, क्या उन्होंने इनकार किया, क्या उन्होंने पसोपेश से काम लिया? मतलब ये मामला तमाम के सामने फिर खुल के लाए जाएं कि ये कौन जिम्मेदार है? तो जी मैं बताता हूँ जी मैं बताता हूँ, प्लीज इसमें मुझे आधा सेगमेंट दीजिएगा, सुन लीजिएगा। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी का वतीरा है, एनसीओसी के अंदर बैठते थे, मीटिंग टेबल के ऊपर हर चीज मानते थे, बाद में आके बाहर आते थे, ऊपर से लीडरशिप कहती थी अरे नहीं ये मान गए तो पीटीआई को फायदा हो जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे मर गए, लुट गए, पिट गए। एनसीओसी में मानते थे, पीसीआईसी में अंदर बैठ के सब मानते हैं, बाहर जो निकलते ही बिलावल साहब कहते हैं 800 अरब तो हम खर्च कर रहे हैं। अरे भाई अंदर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी बात एसएसडीसी का मैं अर्ज करता चलूँ, आज से 4-6 रोज पहले जो परसों मेरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई थी, मेरी उमर अयूब खान साहब से, नदीम बाबर साहब से, मैं इस्लामाबाद था, सबसे मिला। 4-6 रोज पहले इम्तियाज शेख साहब से एक टेबल पे बैठ के मुलाकात हुई। इम्तियाज शेख जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एग्री किया कि ये डिले हम नहीं करते, हमको ये जो राइट ऑफ वे है दिलवाने में जल्दी करते हैं। और वो मीटिंग में तय किया, बाहर आके कहते हैं सिंध की गैस का हिस्सा, सिंध जुल्म हो गया, लुट गए, पिट गए, हिस्सा नहीं दिया। चूंकि पॉलिटिकली उनको सूट करता है कि वो मिलाइन करें पीटीआई को, कि पीटीआई कुछ नहीं करी। इनका वतीरा ये है कि टेबल पे मानते हैं, मीटिंग में मानते हैं, बाहर आके नैरेटिव दूसरा देते हैं, तो हम कहाँ जाएं, किसको सुनाएं? अभी 4-6 रोज पहले इम्तियाज शेख साहब और नदीम बाबर साहब की आपस में मीटिंग हुई है, बाकायदा बाज़ाब्ता मीटिंग हुई है, उसमें अग्री किया है कि डिले हमारी जानिब से है। अब वो देखिए ना, गैस को डब्बों में रख के नहीं भेज सकते, गुब्बारों में भर के भेज दिया करो, ये लो जी ये तुम्हारी गैस, तुम्हारी गैस, ये तुम्हारी गैस। गैस को लाइन डालनी है। अब बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं उनको भी हम साथ ले सके। लेकिन एक कुछ बात जो है वो बीआरटी के हवाले से भी हो जाए, जो कि अभी तक सवाल नहीं हो सका। क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन ये हो रहा है कि बीआरटी बसें चल रही हैं या जल रही हैं, कि बीआरटी बसें जलना शुरू हो गई, 1 हफ्ता हो गया है, अब तो बीआरटी का जो पहिया है वो बिल्कुल जाम है, और फिर नई डेट दे दी गई है, और वो भी खासी लंबी डेट पे डेट दी जा रही है। और ये सिर्फ बीआरटी की बसों का नहीं, पूरी बीआरटी का यही मसला रहा है कि जब से ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ, इसके बारे में मुसलसल तारीखें जो हैं वो दी जाती रहीं, फिर से खोल दिया गया। अब तो एक और जो नई इन्फॉर्मेशन है वो ये भी है कि इसके जो कुछ हिस्से नामुकम्मल थे उस पर काम भी रोक दिया गया है, और ठेकेदार जो है उसने पैसे ना मिलने का बहाना करके काम जो है वो तरक्याती काम रोक दिया। इस बारे में जो अपडेट्स हैं वो जानेंगे हम। तर्जुमान बीआरटी उमैर खान साहब हमारे साथ हैं। उमैर खान, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि क्या बहाल हो सकेगी बीआरटी सर्विस? कोई टाइमलाइन तय हो गई, कोई डेडलाइन उसकी तय हो गई? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि जो बस बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से सिफारिश की गई है कि 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को इसको दोबारा रिज्यूम करने के लिए वो उनकी सिफारिश है। अच्छा, तो ये वजूहात का भी तयन हो सका कि जो मुसलसल 5 वाक़यात हुए, 4 वाक़यात हुए हैं जिसमें आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं, इसकी वजह क्या थी? मैं आपको बताऊं कि ये एक पेचीदा अमल होता है, इसकी प्राइस होती है, पूरी की पूरी हाइब्रिड बसेज हैं। प्राइमरीली जो है कंट्रोलर्स हैं, इसमें सॉफ्टवेयर हैं, कैपेसिटर्स हैं, जिसमें आप समझते हैं कि जो करंट की जो तरसील होती है, जो करंट का फ्लो होता है वो अनयूजुअल, क्योंकि अनयूजुअल कोई अनफॉर्सीन इंसिडेंट था और अनयूजुअल जो एक्सटर्नल कंडीशंस थी, उसकी वजह से अभी इसका प्राइमरीली तो यही है कि जो कंट्रोलर्स हैं या जो कैपेसिटर्स हैं उनमें अनयूजुअल करंट का फ्लो था। जी ठीक है। उमैर खान साहब, ये कहिएगा कि वैसे तो ये मंसूबा खासा ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने जल्दबाजी नहीं कर दी इसका इफ्तिताह करने में, और ये जो सारी इंस्पेक्शन अब हो रही है, क्या ये 13 अगस्त से पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? नहीं जी, बिल्कुल कोई ताख़ीर नहीं है इसमें यार, ये हमने कोई जल्दबाजी में भी इसका इफ्तिताह नहीं किया, प्रॉपर टाइमलाइंस को मीट करते हुए, तमाम चीज़ों को मद्दे खातर रखते हुए इसका इफ्तिताह किया गया है। और उससे इसके इफ्तिताह से पहले 13 अगस्त से पहले भी जो है तमाम बसों की इंस्पेक्शन भी हुई, इनकी पायलट टेस्टिंग भी हुई। मैं आपको बता दूं कि ये एक अनफॉर्सीन इंसिडेंट था, मतलब ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले भी देखने में नहीं आया। तो इसी हवाले से जो बस बनाने वाली कंपनी है उनके तमाम तर माहिरीन, मैं आपको बताऊं 20 से ज़्यादा माहिरीन यहाँ पर हैं, और 2 साल तक आगे फर्दर यहाँ पर रहेंगे, ताकि किसी भी किस्म का ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोबारा पेश ना होना। जी ठीक है। क्या कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें कुछ बदउनवानी जो है वो सामने आ रही है इन बसेस की खरीदो फरोख्त के मामले में? देखिए, मैं आपको बताऊं इस तरह तो बहुत ही कैसा रहियां हैं, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे डिफरेंट चीज़ें शेयर करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम तर जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो ट्रांसपेरेंट अंदाज में हुई है, और किसी भी किस्म की कोई बदनवानी
उसमें किसी भी किस्म की नहीं है। उमैर खान साहब ये कहिएगा कि जो भी ये मामला है इससे हुकूमती साख को तो खासा नुकसान तो पहुंचा है, तो अब जो भी आप तहकीकात करेंगे क्या वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी? अगर वो कंपनी की गलती है तो क्या वो मंजर आम पर लाई जाएगी, या फिर अंदरूनी तौर पर कुछ गलतियां हुई तो क्या उसको भी मंजर आम पर लाया जाएगा? मैंने आपको जैसे पहले बताया जी कि एक अनफॉर्सीन इंसिडेंट था। अगर तो कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेता तो बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कभी भी पाकिस्तान ना आते, वो तो फिर हमें अपने हाल पे छोड़ देते। अगर तो वो कमिटेड हैं, सिंसियर थे, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की, दैट्स वाई वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए। और एक नहीं है, 20-30 लोग हैं जिसमें चाइनीज शामिल हैं, तो दे आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी और वो बिल्कुल इस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं। उमैर खान साहब तर्जुमान BRT हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उन्होंने तारीख का बताया, जो तारीख दे दी, और इस वक्त जो है इंस्पेक्शन जारी है। एक लंबा अमल है लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अगली दफ़ा ऐसा कोई मसला ना आए। अब क्रिकेट लवर्स के लिए जो है ना एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है, और जिम्बाब्वे की हुकूमत ने अपनी टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त बाकायदा तौर पर दी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड में अपने दौरे से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है, जिसके मुताबिक जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। ये जो एक रोज़ा मैचेस हैं ना, ये 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और फिर 3 नवंबर को खेले जाएंगे। T20 मैचेस भी हैं जो 7, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। और फरा अहम बात यह है कि ये रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस होने जा रहे हैं। लाहौर वाले और कराची वाले तो मुस्तफ़ीद होते हैं जब ये मुकाबले पाकिस्तान में आते हैं, तो इस दफ़ा पिंडी वालों के लिए और मुल्तान वालों के लिए अच्छी खबर है कि वो लोग जो है इसको होस्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोरोना SOPs का जाहिरी बात है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और बायोसिक्योर माहौल होगा। प्लेयर्स को पहले बुला लिया जाएगा, वो उधर रहेंगे, उन्हें वहाँ पे अलग रखा जाएगा, क्वारंटीन के उसमें रखा जाएगा और उसके साथ वो खेलेंगे। लेकिन इसके साथ कम से कम एक अच्छी तफरीह और एक सेहतमंद एक्टिविटी और क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनको दिल बहलाने का और वक्त गुजारने का एक अच्छा मौका जो है। ये होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलना जो है ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, और अब होम ग्राउंड में क्रिकेट वापस आ रही है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो वापस आ रही है। वाकई ये एक क्रिकेट लवर्स के लिए, जो कि मैं खुद भी हूँ, मेरे लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे एक सूफ़ी शायर और पाकिस्तान में जिसे कह रहे हैं कादरुल कलाम एक शख्सियत, सैयद वारिस शाह। ये अजीम सूफ़ी शायर हैं सैयद वारिस शाह, जिन्होंने के हीर एक लोक दास्तान है लिखकर अपना नाम तारीख़ में अमर किया है। सैयद वारिस शाह के 222वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर और बैरून मुल्क से ज़ायरीन खुसूसी तौर पर जंडियाला शेर खान पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, ये शेखुपुरा के साथ है और उसी इलाके के अंदर आता है, और इनको शेक्सपियर कहा जाता है फरा पंजाबी ज़ुबान का। और पंजाब के लोगों के दिल अपनी शायरी के ज़रिए इन्होंने मोह लिए हैं। इनकी शायरी अमन और मोहब्बत का दर्स देने के साथ साथ रूहानी तस्कीन का बायस भी बनती है।